पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अमृत को वैशाली को किस करता हुआ देखकर वहां खड़े सभी लोग शॉक्ड थे। अमृत वैशाली को एक डीप किस कर उससे दूर होता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मिसेस वैशाली अमृत ओबेरॉय, आई एम श्योर यू नो हु यू आर। वैशाली अमृत की बात पर उसे एक नज़र देख मुंह बनाते हुए बोली, हमको तो अच्छे से पता चल गया है कि हम तुम्हारी बीवी हैं, लेकिन उसको क्या जवाब दोगे जो तुम्हारे पीछे झांसी की रानी बनी खड़ी है। अमृत वैशाली की बात सुन पीछे पलटकर देखता है, जहां पर खुशहाली अमृत को ही घूरे जा रही थी। अमृत वैशाली के हाथ को पकड़ खुशहाली के सामने आकर बोला, लिसन टू मी खुशहाली, वैशाली शोभित की वाइफ नहीं है, वो मेरी वाइफ है, मिसेज वैशाली अमृत ओबरॉय, और तुम्हारा मेरा कुछ नहीं हो सकता। खुशहाली वहां सभी गेस्ट की तरफ देखती है जो कि उन लोगों को ही देख रहे थे। खुशहाली एक गहरी सांस लेकर अमृत की आंखों में देखते हुए बोली, आई मेक श्योर मिस्टर अमृत ओबेरॉय, आपको आपकी इज्जत बहुत प्यारी है और मुझे पब्लिक प्लेस में किसी की इज्जत उछालने का शौक नहीं है, लेकिन इस बेइज्जती का बदला तो लेकर रहूंगी। इतना कहकर खुशहाली एक नज़र नफरत भरी नज़र से वैशाली को देखती है और बिना किसी से बात करे सीधा उस पार्टी हॉल से बाहर चली जाती है। इधर अदिति शोभित के हाथ को अपनी आंखों से हटाते हुए चिढ़कर बोली, क्या दिक्कत है। शोभित अदिति को घूरते हुए बोला, वो दोनों किस कर रहे थे और तुम उन्हें आंखें फाड़कर देख रही थी, तुम्हें शर्म नहीं आ रही इतनी छोटी सी। और अदिति शोभित की बात को बीच में काट कर बोली, मुझे क्यों शर्म आएगी, आपने भी तो मुझे किस किया था ना, तब तो आपने कुछ नहीं कहा। शोभित अदिति को आंखें दिखाते हुए बोला, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। अदिति खुन्नस में शोभित को घूरते हुए प्रज्ञा की तरफ इशारा करके बोली, तो क्या वो मेरी सौतन है जिसके साथ आप चिपक चिपक कर नाच रहे थे। शोभित अदिति के हाथ को मजबूती से पकड़कर बोला, कोकून। प्रज्ञा वही लड़की है जिसके साथ मैं डेट पर गया था। अदिति शोभित की बात सुन अपनी आंखें बड़ी करके बोली, तो आप बताओ चीट कौन कर रहा है, आप मुझे चीट कर रहे हो ना, जबकि आपने कहा कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूं, अगर मैं वापी के साथ नहीं रह सकती तो आप। शोभित अदिति की बात को बीच में काटकर बोला, क्या मैं तुम्हें ऐसा लड़का लगता हूं जो तुम्हें चीट करेगा। अदिति अपना सिर हिलाती है, जिस पर शोभित का मन करता है कि वो अदिति का गला घोट दे और फिनफिनाते हुए बोला, भूखकर कहीं की, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें धोखा दूंगा और तुम्हारे दिमाग में ऐसी बकवास चीजें आती कहां से हैं। विप्लव जो कि उन दोनों को कब से बातें करता हुआ देख रहा था, वो पीछे से शोभित के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, भाई अब बनी से क्या बातें कर रहे हो, मुझे भी बताओ। शोभित विप्लव की बात पर गुस्से से बोला, मैं इस लड़की को भूख को कंट्रोल करने की निंजा टेक्निक सिखा रहा हूं क्योंकि ये हद से ज्यादा खाती है। विप्लव अपनी आंखें टिमटिमाते हुए बोला, क्या सच में, तो मुझे भी कोई निंजा टेक्निक बताओ ना कि मैं कोई अच्छी सी गर्लफ्रेंड बना लूं। अदिति विप्लव की बात सुन उसे घूरते हुए बोली, तुम कोई गर्लफ्रेंड क्यों बनाओगे। शोभित अदिति को घूरते हुए बोला, तुम्हें क्या लेना देना है, तुम चुपचाप रहो ना, दूसरों के मामले में जीभ घुसाने को बस कर दो। अदिति मुंह बनाते हुए बोली, आपको तो ठीक से कहना भी नहीं आता, जीभ नहीं बोलते उसको नाक बोलते हैं। शोभित अदिति के माथे पर टैप करके बोला, लेकिन खाती तो मुंह से हो ना, इसलिए जीभ कहा। तभी वहां पर प्रज्ञा आ जाती है और अदिति को एक नज़र देख शोभित से मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा तो ये है आपका बच्चा जिसके बारे में आप मुझे डेट के दिन बता रहे थे, काफी प्यारी है आपका बच्चा। अदिति प्रज्ञा की बात पर चिढ़कर बोली, मैं बच्चा नहीं हूं आंटी। विप्लव को अदिति की बात पर हंसी आ जाती है। शोभित विप्लव को घूरकर कहता है, बिहेव योरसेल्फ वैपी। विप्लव अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए बोला, सो सॉरी ब्रो। प्रज्ञा अपनी चिढ़न को कंट्रोल में करते हुए अदिति से मुस्कुराकर बोली, तुम मुझे आंटी नहीं कह सकती, दीदी कह सकती हो, क्योंकि मैं इतनी भी बड़ी नहीं हूं तुमसे। अदिति अपनी उंगली में कुछ गिनने लगती है, जिसे देखकर शोभित उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, कोकून, तमाशा करना बंद करो। अदिति अपने दूसरे हाथ से उंगली को गिनते हुए बोली, आप मुझसे पूरे 5 साल बड़ी हो तो आंटी हुई ना, मैं भला आपको दीदी क्यों कहूं, मेरी तो सिर्फ 2 दीदी हैं, वैशाली दीदी और सोना दीदी, आप आंटी हो। फिर धीरे से बुदबुदाते हुए बोली, और अब सौतन बन रही हो। प्रज्ञा खिसियानी हंसी हंसते हुए शोभित से बोली, सच में बच्ची है, मैं उसकी बातों का बुरा नहीं मान रही। अदिति तुनक कर बोली, अगर मान भी जाती हो तो मान जाओ ना, बुरा मैं कौन सा आपको अपनी गोद में उठाकर मनाने वाली हूँ, आपको मनाने वाला कोई नहीं है, मेरे सीनियर भी आपको नहीं मनाएंगे, मैं उन्हें लेकर चली जाऊंगी और अगर नहीं जाएंगे ना तो मैं वापी के साथ चली जाऊंगी। शोभित नाराजगी में अदिति को डांट कर बोला, अदिति, प्रज्ञा तुमसे अच्छे से बात कर रही है ना, तो तुम क्यों बदतमीजी कर रही हो उससे।
अदिति अपना हाथ छुड़ा विप्लव से बोली, वापी चलो हम घर जाएंगे। मैं तुम्हारे साथ आई हूं ना, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। शोभित अदिति की तरफ देख एक गहरी सांस लेता है और विप्लव शोभित को एक नजर देखने के बाद अदिति को लेकर चला जाता है। शोभित अदिति के जाने के बाद प्रज्ञा से बोला, उसने जो कुछ भी कहा उसके लिए आई एम सॉरी, माई गर्लफ्रेंड इज वेरी टॉकेटिव, लेकिन सोचा नहीं था कि वो ऐसा कुछ कहेगी। प्रज्ञा जो कि शोभित की बात सुनकर सदमे में उसे देख रही थी, दोबारा उसकी बात को दोहराती है, गर्लफ्रेंड, दिस लिटिल गर्ल इज योर गर्लफ्रेंड। शोभित प्रज्ञा की बात सुन अपना सिर हिलाकर बोला, ये शी इज माई गर्लफ्रेंड। प्रज्ञा एक्सपेक्टेबल नजरों से शोभित को देखते हुए बोली, अगर उसने मुझे आंटी कहा तो आपको वो अंकल कहती होगी है ना। शोभित प्रज्ञा की बात पर बोला, आई थिंक शी इज जेलस, क्योंकि मैं आपके साथ डांस कर रहा था। प्रज्ञा शोभित की बात पर बोली, आई डोंट केयर बट आई लाइक यू, योर पर्सनैलिटी, योर मैनर्स एंड योर चार्म इज गुड, इसलिए मैं अपने आपको पसंद करने से रोक नहीं पाए और मैंने अपनी डैड से बात कर लिया है, हम दोनों की सगाई के लिए। शोभित सर्द आवाज में प्रज्ञा को घूर कर बोला, आई वॉर्न यू, मेरे साथ गेम प्लान करने की गलती से भी मत करना और मैं अपने पसंद की चीज कहीं नहीं जाने देता। प्रज्ञा अपने एटीट्यूड में बोली, और मैं अपने पसंद की चीज किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करती, सो मिस्टर ओबेरॉय प्रिपेयर फॉर आवर एंगेजमेंट, आपकी मॉम बहुत जल्दी आपसे बात करने वाली है। इतना कहकर प्रज्ञा अपने बालों को झटकती है और पार्टी तो लगभग खत्म हो ही चुकी थी, इसलिए बाहर की तरफ चली जाती है। शोभित प्रज्ञा को जाता हुआ देख अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर लेती है कि राजीव उसके पास आकर कहता है, व्हाट हैपेंड हॉटी बॉय, क्या तुम्हारा घर जाने का इरादा नहीं है? बोलो तो बिस्तर यहीं पर लगवा दूं। फिर गौर से शोभित के चेहरे को देखते हुए, एक मिनट तुम्हारे इस चार्मिंग से फेस पर ग्रहण क्यों लगा हुआ है? शोभित राजीव को घूरते हुए बोला, मेरी जिंदगी से कभी मुसीबत दूर क्यों नहीं जाती यार, आई लाइक अदिति एंड आई कांट लीव हर। शोभित ने राजीव को अपने दिल की बात बताते हुए कहा। राजीव कुछ देर शोभित के चेहरे को ऐसे घूरता जैसे वो किसी गधे को देख रहा हो, फिर खुश होकर शोभित गाल को थपथपाते हुए कहता है, अरे ये तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, मैं तो पहले ही कह रहा था बनी बहुत प्यारी है, लेकिन तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? जैसे जब किसी की गर्लफ्रेंड माँ बनने वाली होती है तो उसके चेहरे का रंग उड़ा होता है, कहीं तुमने अदिति को धोखा तो नहीं दिया? शोभित राजीव को लात मारते हुए बोला, बकवास किस्म का आदमी, भद्दा कहीं का, तुमसे अच्छा तो सम्राट भाई का वो गधा पिए है, जो कम से कम अपना दिमाग ज्यादा तो नहीं चलाता। राजीव खुद को संभालते हुए मुंह बनाकर बोला, मेरे ऊपर भड़कने से क्या होता है, जरूर तुमने ही कुछ कांड किया होगा, इसलिए तुम्हारे चेहरे पर ग्रहण लगा हुआ है, और मैंने देखा एक लड़की के साथ बहुत चिपक कर नाच रहे थे। शोभित राजीव के कॉलर को पकड़कर अपने पास खींचकर बोला, ब्लडी जर्क मैन, उस लड़की का नाम प्रज्ञा सोलंकी है जिसके साथ मैंने फेक गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करने को कहा था और अब वो मुझे ही लटका रही है, कहती है मैं उसे पसंद आ गया हूँ। क्या कोई प्रोडक्ट हूँ जो उसे पसंद आ गया हूँ? अब उसे मिचमिची उठी है मुझसे शादी करने की और मेरी मॉम मेरे सिर्फ डंका बजाएगी। राजीव शोभित के गुस्से को देखकर अपने आप से उसे दूर करते हुए बोला, मुझे क्यों इन सब में घसीट रहा है? तेरी दिक्कत है तू जान, मैंने तो पहले ही कहा था अदिति को डेट करने के लिए, तब तो हमारे सम्राट साहब से बड़े एटीट्यूड में बोला था। नहीं भाई, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, राजीव ने शोभित की नकल उतारते हुए कहा। शोभित अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए बोला, मैं तुझे जिंदा दफन कर दूंगा, बता रहा हूं, मेरे जले हुए जख्म पर नमक मिर्ची डालना बंद कर। शोभित के गुस्से पर राजीव कुछ देर सोचने के बाद बोला, हमारे पास दो तरीके हैं, पहला सम्राट से बात कर ले, दूसरा प्रज्ञा से शादी कर ले, अब देख ले तू क्या करना चाहता है। शोभित लगभग रोते हुए बोला, दोनों में मुझे मेरी ही मौत नजर आ रही है। राजीव शोभित के कंधे को थपथपा कर बोला, डोंट वरी, हम हैं ना, तुझे मरने नहीं देंगे। अगर तूने जहर खा लिया तो हॉस्पिटल ले चलेंगे, सांप से कटवा लिया तो किसी सपेरे के पास ले चलेंगे, और अगर कहीं डूबने की कोशिश की तो हम तुझे शिप बोर्ड से बचा लेंगे। शोभित राजीव को खुद से दूर धकेल देता है और वहां से जाने लगता है, जिस पर राजीव पीछे से उसे पकड़ते हुए कहता है, अरे मेरा मुरझाया हुआ फूल, डोंट वरी, उस प्रज्ञा सोलंकी के बारे में पता लगाता हूँ, अगर उसका कहीं पर अफेयर रहा होगा ना तो तेरे पास तो रेड कार्ड मिल जाएगा, फिर जरूरत ही नहीं है उससे शादी करने की। और तेरी मम्मी के बारे में तू जानता है ना, छोटी सी भी बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकती, भूचाल ला देगी पूरे घर में, और उस लड़की को ओबरॉय विला से इतना दूर ले जाकर फेंकेगी कि वो लड़की ओबरॉय विला को पिछले जन्म में भी ढूंढ नहीं पाएगी। शोभित की आंखों में चमक आ जाती है और वो राजीव के गाल पर किस करते हुए कहता है, तू सच में मेरे भाई का बहुत अच्छा एडवाइजर है, और थैंक यू सो मच मेरी प्रॉब्लम की चुटकियों में सलूशन निकालने के लिए।
राजीव शोभित को खुद से दूर करके बोला, हट यहाँ से, चुम्मा चाटी मुझे अच्छा नहीं लगता, छोटा भाई समझकर तेरी मदद कर रहा हूँ और तू है कि एडवांटेज उठाकर मुझे ही पटा रहा है। शोभित राजीव की बात पर मुंह बनाता है तो राजीव शोभित की टांग खींचते हुए कहता है, वैसे तेरे और बनी के बीच में क्या क्या हुआ है। शोभित राजीव की बात पर मुंह बनाते हुए बोला, क्या होगा, वो तो खुद बच्ची है, उसके साथ कुछ करके मुझे जेल थोड़ी ना जाना है, और उससे भी जरूरी बात रोमांस के मामले में 0/सन्नाटा है वो। राजीव शोभित की बात पर उसके साथ साथ चलते हुए बोला, तो तुम कौन सा ऋषि कपूर, शशि कपूर, आनंद देव के रिलेटिव लगते हो, तुम्हें कौन सा रोमांस आता है, इसीलिए तो 25 सालों से सिंगल ही पड़े हुए थे। शोभित राजीव के पीछे पर लात मारता है और आगे की तरफ भाग जाता है। राजीव जी भर के शोभित को कोसने के बाद अपने बट्स को सहलाते हुए पीछे आ जाता है। सभी लोग मिस्टर रॉय से इजाजत लेकर ओबरॉय विला के लिए निकल चुके थे। मित्तल मैंशन। नित्या सुधांशु के बारे में सोचते हुए अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी हुई थी। नित्या कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए अपना फोन निकालती है और यूनिवर्सिटी ग्रुप से सुधांशु का नंबर ले लेती है। नित्या उस नंबर को देखते हुए मुस्कुरा देती है और सुधांशु को कॉल करती है। सुधांशु, जो कि अपना असाइनमेंट पूरा करते हुए जाग रहा था, एक अननोन नंबर से कॉल आया हुआ देखकर कॉल अटेंड करते हुए बोला, हेलो। नित्या सुधांशु की बात का कोई जवाब नहीं देती, बस अपने मुंह पर हाथ रखे उसकी आवाज सुन मुस्कुराने लगती है, जिस पर सुधांशु कोई रिस्पांस ना पाकर फिर से कहता है, हेलो, कौन है। सुधांशु फिर से कोई जवाब ना आता हुआ पाकर कॉल कट कर देता है और अपना काम करने लगता है। नित्या कॉल कट होने पर मोबाइल को 2 मिनट घूरती है और रिटर्न सुधांशु को कॉल करती है। सुधांशु इस बार इरिटेट होकर कॉल अटेंड करते हुए बोला, कौन है, सीधा सीधा बोलना चाहिए ना, रात को इतने वक्त पर कोई किसी को परेशान करता है क्या, अगर कोई काम नहीं है तो जाकर किसी और को परेशान करो, मुझे नहीं। दूसरी तरफ से धीमी आवाज में आरू बोली, हेलो, मैंने कुछ कहा क्या। सुधांशु इतनी सॉफ्ट आवाज सुनकर अपना टोन नॉर्मल करते हुए बोला, हेलो, कौन बोल रहा है। आरू सुधांशु की बात पर बोला, मैं अरुंधति। सुधांशु कंफ्यूज होकर बोला, कौन अरुंधति, मैं किसी अरुंधति को नहीं जानता और न किसी अरुंधति माता को जानता हूँ। आरू सुधांशु की बात पर धीरे से बोली, आपकी क्लासमेट बोल रही हूँ, चश्मिश। सुधांशु कुछ याद करते हुए बोला, ओह चश्मिश, तुमने इतनी रात को मुझे क्यों कॉल किया है, कोई काम था क्या। आरू सुधांशु की बात सुन मुंह बनाते हुए बोली, मेरा नाम अरुंधति है, चश्मिश नाम से तो फटाक से समझ गए कि मैं कौन बोल रही हूँ। सुधांशु सीरियस टोन में बोला, अगर तुम्हें बकवास करनी है तो मैं रख रहा हूँ। आरू जल्दी से बोली, नो नो, मैं कह रही थी कि। सुधांशु इरिटेट होकर बोला, सुबह हो जाने के बाद अपनी बात पूरी करोगी, क्या कह रही थी, जल्दी बोलो ना, अंतर्यामी नहीं हूं मैं जो आधी बात को पूरा समझ जाऊं। आरू धीरे से बोली, मुझे नोट्स चाहिए थे क्योंकि मैं 1 हफ्ते के लिए कॉलेज नहीं आ रही। सुधांशु आरू की बात पर बोला, क्यों, तुम्हारी शादी तय हो गई है, जो सगाई के कारण 1 हफ्ते तक कॉलेज नहीं आ रही हो, क्या तुम्हें नहीं पता 75% अटेंडेंस होना जरूरी है। सुधांशु के इस बात पर आरू मुंह बनाते हुए बोली, क्या आप अच्छे से बात नहीं कर सकते, उल्टा पुल्टा जवाब देते हो। सुधांशु गुस्से से बोला, मैं रख रहा हूं, तुम जब आओगी ना तो ले लेना, अब मुझे कॉल बिल्कुल मत करना, मैं काम कर रहा हूं। इतना कहकर सुधांशु कॉल कट कर देता है। इधर नित्या बार बार सुधांशु को कॉल कर रही थी, लेकिन सुधांशु का फोन बिजी बता रहा था, जिस कारण नित्या गुस्से में अपना फोन बिस्तर पर फेंक देती है और औंधे मुंह बिस्तर पर गिरते हुए कहती है, तुम्हें तो कल देख लूंगी सुधांशु अवस्थी। इतना कहकर नित्या अपना बड़ा सा टेडी बेयर गले लगा अपनी आंखें बंद कर लेती है। इधर ओबरॉय विला यहाँ पर एक अलग ही सीन चल रहा था। सम्राट अपने सिर को पकड़े बैठा हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे वो नशे में हो। शीतल सोना की साड़ी को पहने सम्राट के सामने आकर बोली, कैसा लग रहा है, आप ठीक तो हो ना। सम्राट नशीली आंखों से शीतल को देखते हुए बोला, क्या मिलाया तुमने मेरी ड्रिंक में। शीतल हल्की मुस्कान के साथ सम्राट के पास आकर उसके चेहरे पर उंगली चलाते हुए बोली, एक ऐसी दवा मिलाई है कि तुम खुद मुझे अपनी आगोश में लोगे और कल की सुबह हमारी जिंदगी की नई सुबह होगी। सम्राट को तेज गर्मी लग रही थी, वो अच्छे से समझ रहा था कि उसे सेक्सुअल डिजायर इंप्रूव के ड्रग्स दिए गए हैं और वो अपने कंट्रोल से बाहर हो रहा था। शीतल सम्राट को देखते हुए कुछ सोचने लगती है, उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। फ्लैशबैक। दामिनी और शीतल दामिनी के कमरे में बैठी हुई थी। दामिनी शीतल के हाथ में ड्रग्स का एक पैकेट देते हुए बोली, इसे मैंने बहुत मुश्किल से जुगाड़ किया है, एक बार सम्राट के करीब चली गई ना तो तुम्हें यहाँ का होकर रहने से कोई नहीं रोक सकता।
शीतल दामिनी की बात पर हैरान भरी नजरों से उससे देखते हुए बोली, आपका दिमाग खराब है, घर में सभी लोग हैं, सबके रहते हुए मैं सम्राट को ये ड्रग्स कैसे दे सकती हूँ, और अगर इस बारे में चुड़ैल चाची को पता चल गया तो आपको पता भी है, धक्के मारकर निकाल देगी मुझे वो घर से। दामिनी शीतल को घूरते हुए बोली, सम्राट को पाने की सपने देखती हो, और अगर ऐसा कुछ नहीं कर सकती तो मुझे लगता है कि तुम्हें ये सपने देखने ही नहीं चाहिए। क्या तुम बहरी हो चुकी थी जब सब लोगों ने कहा कि मिस्टर रॉय की फैमिली पार्टी है जिसमें सभी जाने वाले हैं, उसकी बीवी भी जा रही है, लेकिन सम्राट नहीं जा रहा, यही सही मौका है। शीतल दामिनी की बात पर उसे घूरते हुए बोली, आपका दिमाग खराब है, घर के सारे बड़े रहेंगे, उन लोगों के रहते हुए मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। दामिनी शीतल के सिर पर मारकर बोली, मैंने सोच लिया है कि सबके खाने में नींद की दवा मिला दूंगी। मैं जब से यहाँ आई हूँ मैंने देखा है सम्राट काम करते वक्त वाइन पीता है, बस तुम्हें उसी वाइन में इस ड्रग्स को मिलाने हैं। दामिनी की पूरी प्लानिंग सुनने के बाद शीतल के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। शीतल दामिनी की बात पर मुस्कुराते हुए बोली, अब मुझे सम्राट को पाने से कोई नहीं रोक सकता, उसकी बीवी भी नहीं। दामिनी शीतल के बात पर मुस्कुरा देती है। उसने जानबूझकर शीतल को घर में रोके रखने के लिए विप्लव के बस हल्का सा डराने पर भी वह सीढ़ियों से नीचे गिर जाने का नाटक करती है। शीतल सीढ़ियों से गिर जाने से उसे घर में रुकने का बहाना मिल जाता है। दामिनी भी पार्टी में नहीं जाती। शीतल, जैसा कि दामिनी ने कहा था, सम्राट काम खत्म करने के बाद वॉशरूम में जाता है तो शीतल उसके वाइन में ड्रग्स की हाई डोज मिला देती है। इस बात से अनजान जब सम्राट वॉशरूम से आता है तो वह ड्रिंक भी लेता है और उसके हालात खराब हो जाती है। ये देखकर शीतल के चेहरे से मुस्कान जाने का नाम नहीं ले रही थी। वो सम्राट के पास आकर उसकी शर्ट के बटन खोलने लगती है। सम्राट शीतल को खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ड्रग्स के ओवरडोज के कारण उसका पूरा शरीर उसके बस में नहीं था। उसे शीतल के छूने से घिन आ रही थी। शीतल सम्राट के चेहरे के एक्सप्रेशन उसको देखते हुए हल्का मुस्कुराकर बोली, सम्राट तुम इतना ज्यादा नर्वस क्यों हो रहे हो? अगर तुम मेरे पास नहीं आना चाहते तो मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ। सम्राट शीतल को खुद से दूर करते हुए वॉशरूम की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन शीतल सम्राट को खींचकर बिस्तर पर धकेल देती है और उसके होठों की तरफ बढ़ने लगती है। सम्राट गुस्से में चिल्लाकर बोला, आई से लीव मी ब्लडी बिच, अदरवाइज आई विल किल यू। शीतल सम्राट के गाली देने पर उसके शर्ट को निकालकर फेंक देती है और अपनी साड़ी के पल्लू को निकालते हुए कहती है, तुम्हें पता है तुम्हें इस तरीके से पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। तुम्हारी उस सो कॉल्ड बीवी को परमानेंट रास्ते से निकालने की प्लानिंग तो कर ही ली थी, लेकिन क्या करें, उसकी जान इतनी भी सस्ती नहीं है, मरने का नाम ही नहीं लेती। लेकिन कोई बात नहीं, बहुत जल्दी उसका दिमाग पैरालाइज हो जाएगा और वो रास्ते से हट जाएंगी और तुम मेरे हो जाओगे। इतना कहकर शीतल सम्राट के होठों की तरफ बढ़ती है कि कोई उसके बाल को पकड़कर खींच लेता है और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ देता है, जिस कारण शीतल औंधे मुंह फर्श पर जा गिरती है। शीतल अपने गाल पर हाथ रखे सामने की तरफ देखती है। उसे अपने गाल पर तेज जलन हो रही थी क्योंकि थप्पड़ काफी तेज था। अब आगे देखिए कौन है ये जिसने शीतल को थप्पड़ मारा। कैसी होगी अमृत वैशाली की आगे की जिंदगी, क्या करेगी आगे खुशहाली। अब आगे की कहानी को सुनने के लिए बने रहिए माय क्रूल डेविल हस्बैंड कहानी पर।